यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर आनुवंशिकता व वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि आप बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 2000 क्वेश्चन की सीरीज को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। ये सीरीज आपकी अवेलेबल है। टोटल इसके अंदर आपके 2500 क्वेश्चन होंगे। यदि आप 500 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ओनली 150 रुपीज में आपको ये सीरीज मिल रही है, ताकि एग्जाम से पहले आपका एक पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका आप रिविजन कर पाए। ओके, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8770 इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके सारी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सेशन में हम लोगों ने, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वंशानुक्रम क्या होता है। तो बालक को अपने माता पिता से बहुत सारे गुण मिलते हैं। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे। इसी को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, हिंदी में वंशानुक्रम या फिर आनुवांशिकता कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी एक आनुवांशिकता की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं, वंशानुक्रम क्या होता है। और उसके बाद ये जो है आता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट रोल, यानी कि नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी क्या होता है। तो नेचर एक तरीके से हेरिडिटी को बताता है, जो आपके आनुवंशिकता, जो आपके क्रोमोसोम के थ्रू आपके अंदर जो गुण आते हैं वो आपका पूरा हेरिडिटी होता है। और इन्वायरमेंट या फिर नर्चर थ्योरी उसे बोला जाता है जिसकी वजह से बच्चा जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, वातावरण से प्रभावित होता है। तो ये होता है हमारा नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी। इसके बाद जितने भी प्रकार से आनुवंशिकता के डिसऑर्डर थे, इसको हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग देख रहे हैं आनुवंशिकता के स्वरूप को विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषित किया गया है, जो अपनी लैंग्वेज में इन्होंने आनुवंशिकता को डिफाइन किया है। तो रुथ बेंडिक्स की यदि हम लोग बात करें तो इनके शब्दों में आनुवंशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। मतलब इन्होंने आनुवंशिकता को किस तरीके से डिफाइन किया है कि आनुवंशिकता क्या होती है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होने वाले गुण का संक्रमण है। ये रुथ बेंडिक्स की डेफिनेशन है। डगलस एंड हॉलैंड की यदि हम लोग बात करें तो इन्होंने बताया है कि एक बालक की आनुवंशिकता में उन सभी शारीरिक संरचनाओं, विशेषताओं, क्रियाओं एवं क्षमताओं का योग निहित रहता है जिनको वो अपने माता पिता व अन्य पूर्वजों और प्रजाति से प्राप्त करता है। देखो, परिभाषा वही है जैसे हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं आनुवंशिकता को, लेकिन जो कहने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि रूथ बेंडिक्स ने एक ही लाइन में अपनी परिभाषा बता दी कि माता पिता से बच्चों में जो विशिष्ट गुण आते हैं वो ही आनुवंशिकता होता है। और डगलस और हॉलैंड की बात करें तो उन्होंने कुछ शब्दों को और ऐड किया है। एक बालक की आनुवंशिकता में उन सभी शारीरिक संरचनाओं, विशेषताओं, क्रियाओं एवं क्षमताओं का योग निहित रहता है जिनको वह अपने माता-पिता या अन्य पूर्व प्रजाति से प्राप्त करना चाहता है। ठीक है? आगे कुछ नियम इसके अंदर आते हैं, कुछ नियम आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि वंशानुक्रम को लेकर जो बीजकोश का नियम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। बीजकोश की निरंतरता के नियम के बारे में जो बीजमैन है, इन्होंने क्या कथन कहा है। बीजकोश जो होता है, उसका कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है, जो कि बीजकोश बालक को अपने माता-पिता से मिलता है। उसे वह अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देते। इस प्रकार बीजकोश जो है पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर चलता रहता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये किसके द्वारा दिया गया नियम है? बीजमैन के द्वारा। और क्या नियम दिया इन्होंने? बीजकोश का नियम दिया है। क्या बोला है? बीज कोश का कार्य क्या होता है? केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना। ये बीज कोश जो है बालक को अपने माता-पिता से मिलते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार ये जो बीज कोश का कार्य है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? जो बीज कोश वाली, नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, बीजमैन की डेफिनेशन है। अब कुछ इसी तरीके के नियम यहाँ पर डिफाइन किए गए, जो कि सबसे पहला है बीजकोश की निरंतरता का नियम। ठीक है, दूसरा आता है हमारा समानता का नियम। इस प्रकार से टोटल आपको 6 देखने होंगे। तीसरा है विभिन्नता का नियम। फोर्थ है प्रत्यागमन का नियम। फिफ्थ है हमारा अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। और सिक्स्थ नियम हमारा आता है मेंडल का नियम, जिसे आपने 7th क्लास की साइंस की बुक में पढ़ा भी होगा। मेंडल का नियम बहुत पूछा जाता है आनुवंशिकता से संबंधित, क्योंकि इनके द्वारा जो है मटर के दानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। ठीक है, तो वो वही वाला नियम आप यहाँ पर पढ़ेंगे आज। तो हम लोग बीजकोश का नियम पढ़ चुके हैं। समानता के नियम की बात करते हैं। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। इस नियम के अर्थ को समझाते हुए सोरेनसन ने बताया है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होंगे, साधारण माता-पिता के बच्चे साधारण, और मंद बुद्धि माता-पिता जो होते हैं उनके बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी माता-पिता के बच्चे बिल्कुल उनके जैसे ही समान होंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? सोरेनसन के द्वारा दी गई है। और ये किसके नियम को बताता है? समानता। जैसे माता-पिता होंगे
वैसे ही उनके क्या होंगे, बच्चे होंगे। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, सोरेनसन के द्वारा दी गई है। और यदि आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो बीजमैन ने क्या डेफिनेशन दी थी, अभी बीजमैन में डेफिनेशन दी थी कि बीज कोश का क्या रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता रहता है। तो ये पहला नियम हो गया हमारा। ये दूसरा नियम हो गया समानता का नियम, राइट। अगले नियम पर हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला नियम आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, विभिन्नता का नियम। अब ये जो विभिन्नता का नियम है, ये क्या बताता है, इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे ही आपको पता चला है विभिन्नता की बात हो रही, तो विभिन्नता में सिर्फ एक ही चीज आएगी कि भिन्न होना। भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। अगर माता पिता मंद बुद्धि है तो जरूरी नहीं कि बच्चा भी मंद बुद्धि ही होगा, स्लो लर्नर ही होगा। तो ये ऐसा जरूरी नहीं होता। ये नियम बताता है हमें विभिन्नता का नियम। इस प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे से समान न होते हुए बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। कभी कभी उनके पर्याप्त शारीरिक और मानसिक विभिन्नताएं पाई जाती। इस कारण को बताते हुए सोरेनसन ने अगेन लिखा है, इस विभिन्नता के कारण माता पिता के उत्पादक कोशों में विशेषताएं होती है। उत्पादकों में से अनेक पितरक होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो पिता जो है तीव्र बुद्धि वाले हैं और माता जो है मंद बुद्धि वाली है। इस प्रकार दो अपोजिट चीजें जब एक तरीके से मिलेगी तो उसमें हो सकता है कि बच्चा अच्छे गुणों को ले ले या फिर सिर्फ बुरे गुणों को ले ले। इस तरीके से कुछ गुण होते हैं जो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि माता पिता के बच्चे उन्हीं के स्वरूप के, उन्हीं की बुद्धि के, उन्हीं के रंग के और उन्हीं के स्वभाव के ही पैदा हो। वो डिफरेंट और इवन काफी ज्यादा डिफरेंट वो हो सकते हैं। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसका नियम है, ये विभिन्नता का नियम हमें यहाँ पर बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला पॉइंट है प्रत्यागमन का नियम। अभी प्रत्यागमन का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। इस नियम का अर्थ स्पष्ट करते हुए अगेन सोरेनसन लिखते हैं कि बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में कम निम्न प्रवृत्ति होना ही प्रत्यागमन है। मतलब जस्ट एक बिल्कुल उल्टा होना। माता पिता जो है काफी प्रतिभाशाली, तो बच्चे उसके बिल्कुल अपोजिट हो सकते हैं। माता पिता कम प्रतिभाशाली है तो बच्चे उसके थोड़े से अच्छी क्वालिटी के, निम्न कोटि के, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। मतलब एक विभिन्नता में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा विभिन्नता का नियम, राइट। तो विभिन्नता के नियम में थोड़े बहुत भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। और प्रत्यागमन में जस्ट बिल्कुल अपोजिट होना। माता पिता बहुत धार्मिक है तो बच्चा जस्ट उल्टा उल्टा निकलेगा, विपरीत गुणों वाला निकलेगा। हम लोग इसे यहाँ पर बोल सकते हैं प्रत्यागमन का नियम। ओके, चलिए अब आता है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उसकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। इस नियम को अस्वीकार करते हुए, मतलब यहाँ पर जो बताया गया था कि अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम में बच्चे को वो गुण प्राप्त नहीं होंगे जो अपने माता पिता ने अर्जित काल, अपने पूरे जीवन काल में अर्जित किए हैं। तो इस नियम को जो है अस्वीकार, एक्सेप्ट ना करते हुए विकासवादी जो लेमार्क है उन्होंने लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन काल में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वो उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित कर दिया जाता है। ये इसका जस्ट विरोध करते हुए किसके द्वारा लिखा गया है, लेमार्क के द्वारा। ठीक है, क्या है इसमें अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम में क्या बताया गया था, माता पिता द्वारा जो अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण जो है उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते। लेकिन जस्ट इसका उल्टा उन्होंने, विकासवादी जो लेमार्क है, इन्होंने लिखा है कि माता पिता ने जो भी अर्जित किया वो अपने जीवन काल में वो बच्चों को ट्रांसफर कर देते। और इनके द्वारा एक एग्जाम्पल भी दिया गया था, आपको ध्यान होगा एक बार जिराफ का एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कि जिराफ जो थे पुराने समय में, जो जिराफ होते थे उनकी गर्दन ना इतनी ज्यादा ऊंची नहीं थी। हम लोग जिराफ को उसकी ऊंची गर्दन के लिए जानते हैं। तो इन्होंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ किया था कि देखो क्या होता है कि जिराफ की गर्दन पहले टाइम में ऊंची नहीं थी, लेकिन क्या हुआ जब जिराफ जो है पेड़ पौधों की पत्तियां खाने लगे तो पत्तियां क्या हुई, नीचे जो साइड की जो पत्तियां थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। तो अब इनको खाने के लिए कुछ चाहिए था, जंगल में भोजन चाहिए था। तो धीरे धीरे इन्होंने, मतलब एक तरीके से एक्सरसाइज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए क्या किया, अपने को खुद को बढ़ाने की कोशिश करी। तो ये क्या होता होगा, जिराफ की गर्दन धीरे धीरे बढ़ती गई, जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ती गई उसने अपनी प्रैक्टिस के थ्रू अपनी गर्दन को बढ़ा लिया यहाँ पर। तो ये चीज क्या हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती गई। तो हम लोग ये यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ, एक जिराफ से जब अगली पीढ़ी का जन्म हुआ होगा तो उसकी गर्दन थोड़ी सी बड़ी, फिर उसकी बड़ी, इस तरीके से ये एक प्रकार की प्रोसेस चलती गई कि जहां पर जिराफ जो है अपनी गर्दन को बढ़ाता गया अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग। तो इसके माध्यम से इन्होंने, लेमार्क ने इस चीज को प्रूफ किया था कि देखो ऐसा होता है कि कोई भी पीढ़ी यदि अगली पीढ़ी में अपने गुणों को ट्रांसफर करती है तो वो उस अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम में इस चीज को काउंट किया जाएगा।
ठीक है। आगे हम लोग समानता का नियम पढ़ ही चुके हैं कि समानता का नियम क्या है कि माता-पिता जैसे होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे। आगे बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं मेंडल के नियम की। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, इस प्रयोग से प्राप्त निर्देशों ने वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव के अध्ययन में अत्यधिक योगदान दिया है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे छोटी-बड़ी मटर निकाल कर बोने का प्रयोग करना हो, जैसे कि उन्होंने कुछ मटर के दानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि इस मटर में एक संकरित मटर लेकर जाएँगे तो किस प्रकार का जो बीज है वो कैसे उत्पन्न होगा, ये पूरे प्रयोग करके उनके द्वारा बताए गए हैं। और काले सफेद चूहों के साथ रखकर उनकी संतति व्यापार का प्रयोग करके कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जिससे हमें ये पता चलता है कि वंशानुक्रम की शुद्धता का पता चला है कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गुणों का क्या होता है, हस्तांतरण होता है। ठीक है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है वो जाती है। इससे उनमें प्रत्यागमन के सिद्धांत का उन्होंने क्या किया है, निरूपण किया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया नियम है, ये नियम दिया गया है मेंडल के द्वारा। ठीक है, चलिए अब ये डार्विन और लेमार्क वाली चीज आप यहाँ पर एक बार और देख सकते हैं। वंशानुक्रम में उपयोग न करने वाले अवयवों और विशेषताओं का विलोपन आगे आने वाली पीढ़ियों में होता रहता है और नवोत्पत्ति यानी कि नए गुणों और विशेषताओं और प्राकृतिक चयन के द्वारा वंशानुक्रम यानी कि आनुवंशिक विशेषताओं और गुणों का उन्नयन सुधार होता रहता है। वही चीज हमने देखी डार्विन और लेमार्क ने यही चीज बताई थी। लेमार्क ने अभी वो संक्रमण वाला नियम बताया ही था। क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें क्या होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है और उनमें जो है सुधार होता रहता है। हमने वो जिराफ वाले एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा कि जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, जिराफ अपनी गर्दन का जो है बढ़ाता गया, इस तरीके से क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें चेंजेस देखने को मिलते गए। तो ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया हमारा डार्विन और लेमार्क के द्वारा। थोड़ा सा आगे और हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे, कुछ परिभाषा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेमार्क ने क्या बोला था, व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वो उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले संतानों को संक्रमित किया जाता है। यदि पर्टिकुलर आपसे लेमार्क की परिभाषा यहाँ पर पूछ ली जाए तो आपको ये आंसर करना है कि लेमार्क ने क्या बोला। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जो लंबी गर्दन है वो अगली पीढ़ी में संक्रमित होती गई, सुधार होता गया। तो ये इसके थ्रू उन्होंने क्या किया था, इस चीज को प्रूव किया था। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि वंशानुक्रम की हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, वंशानुक्रम हेरिडिटी की बात हो चुकी है, आनुवंशिकता की बात हो चुकी है जो हमारी नेचर थ्योरी को बताती है। आगे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वातावरण पर्यावरण की। तो आपको पता है पर्यावरण परिधन आवरण से मिलकर बना है जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ रहता है। तो वही चीजें हैं कि पर्यावरण कैसे है, आसपास का जो वातावरण है, आसपास के जो लोग हैं, आसपास का जो माहौल है, वो व्यक्ति के दिमाग पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आसपास के वातावरण पर डिपेंड करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से होते हैं, तो सबसे प्रमुख कारण जो होता है उसका पर्यावरणीय वातावरण होता है, मतलब उसके आसपास का माहौल कैसा है। देन हम लोग बोल सकते हैं कि स्कूल का वातावरण जहाँ पर वो पढ़ता है, दिन भर रहता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उस स्कूल का माहौल कैसा है। तो कहीं ना कहीं ये बाल्यावस्था में बच्चे के दिमाग पर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। कुछ पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा है वो कहाँ पर ग्रहण की जाती है, परिवार में की जाती है, और औपचारिक शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की जाती है, औपचारिक शिक्षा विद्यालय में ग्रहण की जाती है। परिवार एक प्रकार से माध्यम है अनौपचारिक शिक्षा का, विद्यालय एक प्रकार से माध्यम है औपचारिक शिक्षा का। ये कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो वातावरण का जो है बच्चे पर किस प्रकार से प्रभाव आपको देखने को मिलता है वो आप यहाँ पर देखेंगे। देखो वातावरण का प्रभाव बच्चों की शारीरिक भिन्नता पर आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है कहीं दूसरी जगह रहता है तो उसकी शारीरिक भिन्नता उस वातावरण के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। प्रजातिगत भौगोलिक श्रेष्ठता का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, व्यक्तिगत विकास का प्रभाव भी पड़ेगा, मानसिक विकास की गति पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, भावनात्मक इमोशनल फीलिंग्स वगैरह जो होती है कहीं ना कहीं वातावरण भी उसको बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये सारे कारक हैं जो वातावरण की वजह से या आसपास का जो पर्यावरण है उसकी वजह से बच्चों के ऊपर, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हमने बात कर ली। आनुवंशिकता क्या होती है, पर्यावरण क्या होता है, नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी क्या होती है, प्रकृति का जो पालन पोषण विवाद है वो क्या होता है, और सारे जितने भी आनुवंशिक विकार हैं ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग मूव करेंगे क्वीज के ऊपर। इस तरीके की क्वीज आपसे पूछी जाती है, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करके देखेंगे। आनुवंशिकता व पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। सबसे पहला ऑप्शन है, विकास के पहलू आनुवंशिकता व कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक क्षमता, जो बच्चे की क्षमता होती है जिन्स के द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित हो जाती है।
तीसरा है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे को किसी भी जन्मजात विकार से दूर कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट आपके सामने है, पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अभी हमने देखा था कि पर्यावरण केवल भाषा विकास में नहीं, कंप्लीट डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाता है। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। और ये तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सिर्फ अच्छा खाना बच्चे के जो है जन्मजात विकार, जो आनुवंशिक विकार है, उसको दूर कर सकता है। पॉसिबल नहीं है। कुछ ही ऐसे आनुवंशिक विकार होते हैं बहुत कम परसेंट में, जिनको दूर किया जा सकता है। बाकी आनुवंशिक विकार खत्म नहीं होते हैं। जो जन्मजात होते हैं वो खत्म करना उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, या फिर इम्पॉसिबल भी आप मान सकते हो। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। सीखने और प्रदर्शन करने की बच्चे की क्षमता जीन्स के द्वारा, क्या बच्चे के सारे ही कारक आनुवंशिकता के थ्रू निर्धारित हो जाते हैं? ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1। विकास के पहलू आनुवंशिकता से व कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद के अंदर निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित है? व्यवहार वातावरण से, वातावरण जीव विज्ञान से, वातावरण व पालन पोषण से, आनुवंशिकी व वातावरण से। तो हमने देखा था प्रकृति पोषण विवाद वही नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी जो हमारी आनुवंशिकता व वातावरण से संबंधित है। ये आपका नेचर बन जाएगा और ये आप इसे नर्चर बोलते हैं। तो ये आपका आनुवंशिकता व वातावरण यहाँ पर कहलाएगा। डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। देखो, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र में जोड़े के अलग ना होने पाने के कारण होती है। 21वां जोड़ा जो कि अलग नहीं हो पाया है, उसकी वजह से कौन-सा सिंड्रोम यहाँ पर होता है? तो हम लोग बोलते हैं इसे डाउन सिंड्रोम। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना होने पाने के कारण जो विकृति होती है, उसे डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्लीन-फेंडलर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। टर्नर सिंड्रोम जो कि महिलाओं में होता है। विल्सन सिंड्रोम भी हम लोग यहाँ पर दिख चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? तो जोड़े की बात करें तो आप 23 लगाएँगे और टोटल कितने होते हैं? तो टोटल 46 होते हैं। ठीक है, और इसमें कमी अधिकता से आपको पता है डाउन और टर्नर सिंड्रोम होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। आगे हम लोग बात करेंगे। मनु तर्क देता है कि भाषा विकास जो है व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। जो भाषा का विकास है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उस व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होगा। जबकि मीना जो है ऐसा महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। मतलब मीना मानती है कि कहीं न कहीं भाषा का जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, उस पर वातावरण का प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन ये मनु जो है, ये मान रहा है कि ये कहीं न कहीं आनुवांशिकता से, या फिर ये चीज़ें जो होती है जन्मजात होती है। भाषा का विकास जो है जन्मजात होता है। तो इन दोनों के बीच में जो ये बहस चल रही है, किस चीज़ पर चल रही है? क्या ये चुनौतीपूर्ण संवेदनशीलता है, स्थिरता व स्थिरता पर बहस है, सतत व सतत अधिगम है, या फिर आपके पास फोर्थ स्टेटमेंट है प्रकृति व पालन-पोषण विवाद की यहाँ पर बात हो रही है? तो डेफिनिटली आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकृति पालन-पोषण विवाद की यहाँ पर बात हो रही है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित? अगेन वही क्वेश्चन है, हमारा आनुवांशिकता और वातावरण से ये चीज़ यहाँ पर संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या होता है? तो हमें पता है लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम जो होता है हमारा रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम XY होता है। यहाँ पर आप इस चीज को समझ सकते हैं। फादर के पास XY होता है और जो लेडी होती है उनके पास XX होता है। अब इससे एक लड़के और लड़की का जन्म कैसे होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं XY से जब 2 X मिलते हैं तब एक डॉटर का जन्म होता है। एक X और एक यहाँ का Y और इधर का X मिलेगा, तब X और Y मिलकर सन को जन्म देते हैं। ये वाला एक्स से यहाँ पर अगर ये 2 एक्स होते हैं तो अगेन डॉटर का जन्म होगा, और इधर से वाई और इधर से एक्स मिलेगा, तो यहाँ पर एक सन का जन्म होता है। तो नॉर्मली आप ध्यान रख सकते हैं एक्स एक्स जो है एक लड़की के लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम हम लोग बोल सकते हैं, और एक्स वाई जो है एक लड़के के जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम यहाँ पर रहेगा। हमसे यही पूछा गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बालक का विकास जो है परिणाम है, किस चीज का परिणाम है? वंशानुक्रम, वातावरण। तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम वातावरण के साथ अंतःक्रिया का, या फिर आर्थिक कारकों का। आंसर क्या होगा? वंशानुक्रम व वातावरण के साथ अंतःक्रिया का ये परिणाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी का विकास किस चीज पर निर्भर करता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है विद्यार्थी, पर्टिकुलर एक विद्यार्थी की बात की गई, तो विद्यार्थी का ज्यादातर कारक जो है वातावरण उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। विद्यार्थी को स्कूल में है वो
ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, वो पूछने का तरीका है कि एक बच्चा है तो उसका कंप्लीट डेवलपमेंट की बात हो रही होगी। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, किस नियम के अनुसार बालक अपने माता-पिता के लिए उन गुणों को ग्रहण करता है जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं। ये कौन-सा नियम यहाँ पर कहलाएगा? पूर्वजों से प्राप्त होने का नियम बीजकोष का, जीव सांख्यिकी का, परावर्तन का या फिर समानता का? तो इसे हम लोग बोलते हैं बीजकोष का नियम, बीजमैन के द्वारा दिया गया है। जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि बीजकोष जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर बन गया ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आनुवांशिकता और वातावरण से यहाँ पर पूछे जाते हैं। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल बेसिक सी बात करी कि आनुवांशिकता और वातावरण के आनुवांशिकता से रिलेटेड क्या-क्या नियम होते हैं, बच्चे का विकास वातावरण को किस तरीके से, मतलब वातावरण में रहकर बच्चे का विकास जो है किस तरीके से प्रभावित होता है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।